नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी हम भारतीय मानसून पढ़ रहे हैं। जलवायु के संबंध में अपने मानसून का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे थे। इसलिए इससे पिछले लेक्चर में हमने मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया था। पहला सिद्धांत हमने पहला जो कारण जाना कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके संबंध में हमने जो पहला कारण जाना पिछले लेक्चर में वो थी परंपरागत कारण। जो परंपरागत विधि होती है उत्पत्ति के संबंध में, उसे हमने देखा। उसमें क्या बात कर रहे थे कि 6 महीने हवाएं महासागर से स्थल की ओर चलेगी और 6 महीने हवाएं स्थल से महासागर की ओर चलेगी। जब भारत में गर्मियों के दिन आते हैं तो हवाएं पवन जो है वो महासागर से, समुद्र वाले हिस्से से जमीन वाले भाग की ओर चलती है, और जब पवनें समुद्र वाले हिस्से की तरफ से चलती है तो वहां से ओब्वियसली वो जल लेकर के आती है और भारत के जमीन वाले हिस्से पर बारिश अपने जल को गिरा देती है। ऐसा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। वो कंसेप्ट पुराना है, परंपरागत है ना। उसमें अब फिर क्या वैज्ञानिक चीजें करते रहते हैं, तो एक दूसरा कंसेप्ट आया, वो है ITCZ की अवधारणा। आज अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं कि ये संकल्पना क्या कहती है। देखो, ये सब संकल्पनाएं हैं, है ना। संकल्पना का मतलब होता है अच्छी कल्पना, ऐसी कल्पना। देखो, ये भी कल्पना ही है। 100% कोई चीज सत्य हो या ना हो, इसके बारे में बात नहीं होती। वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अवधारणाएं देते हैं, अपनी संकल्पनाएं देते हैं। जब तक उनको कोई दूसरा उनकी काट ना कर पाए, तब तक उन्हीं संकल्पनाओं को हम सिद्ध मानते हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ मानते हैं। तो जिन जिन वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून के संबंध में जो जो संकल्पनाएं प्रस्तुत किए, जो जो कारण बताए, 100% सही कोई नहीं हो पाया। हर किसी में कोई ना कोई खामी रही है। तो पिछले वाला जो था परंपरागत, उसमें खामी क्या रही कि फिर तो भारत के बाकी सभी क्षेत्रों पर लगातार 6 महीने तक बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसमें कुछ खामियां मिली। तो उन खामियों को चेक करने के लिए, कोई दूसरा सिद्धांत देने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। तो ITCZ की एक अवधारणा निकल करके आई। मतलब हमें अब क्या करना है, दूसरा कारण पढ़ना। मानसून की उत्पत्ति के जो सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, उसमें हमें दूसरा सिद्धांत कौन सा है, मानसून की उत्पत्ति में ITCZ की अवधारणा। भारतीय मानसून जो है उसमें ITCZ की क्या अवधारणा है, ये ITCZ क्या होता है, इन सब के बारे में अपन आज के लेक्चर में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस ITCZ को समझते हैं कि ITCZ का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें इसका मतलब तो समझना है। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। क्या बोलेंगे आप इसको, इंटर ट्रॉपिकल, यू लिख रहा हूं अंग्रेजी में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कन्वर्जन का मतलब होता है मिलन होना, दो चीजों का एक जगह के आगे मिलना, वो क्या कहलाता है, कन्वर्जन कहलाता है। ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में अगर कहें तो अपन क्या कहेंगे, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पहले अपन इसका फुल फॉर्म देखा ताकि आपको ये ना लगे कि ITCZ क्या पढ़ा रहा है। तो ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म देखें तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आपने बहुत बार सुना है ITCZ के बारे में, बहुत बार आपने कहीं ना कहीं जब भी भारतीय मानसून के बारे में बात आती है तो निश्चित तौर पर आप ITCZ के बारे में कुछ ना कुछ सुनते हैं, लेकिन कई बार हमको समझ नहीं आता। कई जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। आज मैं इस चीज़ का समाधान कर देता हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में, आराम से धीरे धीरे समझेंगे कि क्या ITCZ की अवधारणा है, ये किस तरह से भारतीय मानसून में की उत्पत्ति में एक तरह से कारक सिद्ध होता है। तो ये हम ITCZ के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ITCZ हमने इसका पहला काम देखा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में देखें तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या होता है, दो चीजों का आकर के मिलना, दो चीजों का
आकर मिलना। ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। चीजों का आकर के जब मिलन होता है उस जगह को बोलते हैं अभिसरण, और एक होता है अपसरण। अपसरण का मतलब होता है जहां से चीजें दूर जा रही है। ठीक है, तो मिलन जो है ना, मिलन पॉइंट जो होता है, मिलन का मतलब होता है अभिसरण ज्योग्राफी में, और दूर जाने का मतलब ज्योग्राफी में होता है अपसरण। हमें अपसरण से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें अभिसरण शब्द से मतलब है। तो अभिसरण का मतलब होता है मिलन, दो चीजों का एक जगह करके आकर मिलना क्या कहलाता है, अभिसरण कहलाता है। इसी चीज को हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं थोड़ा अपन ग्लोब की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है, तो आपको आईटी शीट्स की फुल फॉर्म समझ में आई। फिलहाल इसको लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा क्या क्या होता है। फिलहाल हमको क्या करना है, ग्लोब बनाना। ये पृथ्वी बना ली हमने। ठीक है, ये हमने भूमध्य रेखा खींची। मैं बिल्कुल जीरो से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में आती है, भौतिक भूगोल जब पढ़ते हैं पूरा वहां समझाने लायक होती है, लेकिन हमको इस अवधारणा को समझना है। हमारे मानसून के संबंध में इस चीज को हमें समझना है, इसलिए हमको बिल्कुल आराम से देसी भाषा में, कोई हमको यहाँ पर किताबी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह से मैं आपको समझा सकूं आसानी से, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आसान भाषा में, आसान शब्दों में इसको चीजों को समझाता हूं। तो ये हमने ग्लोब बनाया, मतलब पृथ्वी बना ली। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच मान के चलते हैं हमने भूमध्य रेखा खींच ली, मतलब कि 0 डिग्री रेखा। ठीक है, हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री पर क्या होती है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा, हम जानते हैं इन चीजों को। लेकिन यहां हमको क्या करनी है, उनको फिलहाल क्या करना है, उनको फिलहाल अलग रखना है। ठीक है, उनको, उनका उल्लेख अपने को भी नहीं करना। हमें अभी फिलहाल क्या करना है, इसको देखना। हमें कटिबंध बनाना है। हमें क्या बनाने हैं, कटिबंध बनाना है। ठीक है, कटिबंध क्या होता है, देखो कटिबंध आपने सुना होगा, कमर पर जो बांधते हैं उसे अपन हमारे देसी भाषा में कटिबंध बोलते हैं। तो कटिबंध ऐसी जगह है जो दो भागों को, दो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों को अलग करता है या जोड़ता है। कुछ भी बनाओ, हमारे शरीर का जो पैर वाला हिस्सा है और ऊपर वाले हिस्से, इनको यहाँ पर जो हम आभूषण पहनते हैं उसे बोलते हैं कटिबंध। तो उससे आप एक जुगाड़ लगाइए। कटिबंध का मतलब होता है दो अलग प्रकार की जगहों को मिलान, उनकी एक रेखा वाला क्षेत्र क्या बन जाता है, कटिबंध कहलाता है। तो यही भूगोल में इस शब्द को कटिबंध हिंदी में कह दिया, और ट्रॉपिक जो हम उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, जो 0 डिग्री लाइन है, इसको तो हमने भूमध्य रेखा बोल दिया। इसके ऊपर हमको 30 से 35 डिग्री तक चले। यहां मानो हम चले कितनी डिग्री, 30 से 35 डिग्री चले, और फिर ऊपर हमें 30 से चलना, तो हम आ जाएंगे 60 से 65 डिग्री। ठीक है, यही काम नीचे की तरफ करना है हमें। ये कितना है, 30 से 35 के आसपास। ठीक है, और ये कितना, 60 से 65 के आसपास, और ये 90 डिग्री है ही। यही काम हमको नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में करना है। यहां हम आए, ये अंदाजन हमको 30 से 35 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध में, और ये हमारा हो गया 60-65 डिग्री के आसपास। ठीक, और ये 90। हमने ग्लोब पर क्या किया, बीचों बीच भूमध्य रेखा, फिर हम चले 30 डिग्री ऊपर की ओर। मतलब अभी वो यहाँ पर हमको कर्क मकर वाला मैटर नहीं लगाना, यहाँ आपको 30 पे जाना। ठीक है, 30 और ये 60 और ये 90। ठीक है, अब अलग अलग क्या बन गए, खंड बन गए, है ना। इन अलग अलग भागों, ये भाग क्या कहलाते हैं, इन भागों को कटिबंध बोलते हैं। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो कटिबंध कहलाती है। तो ये अक्षांश तो है, ये क्या है, अक्षांश तो है। ये 30 डिग्री अक्षांश, ये 60 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश। तो इन अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश है ये वाला, ये मानो 30 डिग्री अक्षांश, इनके बीच का क्षेत्र क्या है, कटिबंध कहलाता है। और कौन सा कटिबंध, वो भी अपन मालूम कर लेंगे। तो बात समझ में आई कि इनके बीच का ये जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाएगा। ये भी कटिबंध कहलाएगा, ये भी कटिबंध कहलाएगा। अब उस कटिबंध का नाम क्या होगा, वो वहां के जलवायु के हिसाब से अपन तय करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला भाग है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो भाग होता है ना, ये गर्मी का क्षेत्र, ये वाला भाग, इसे अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध।
तो ये ऊपर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर वाला क्षेत्र में, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी उष्णकटिबंध। पर ये बात समझ में आ गई कि 0 से लेकर 30 से 35 डिग्री, 0 से 30 डिग्री मान के चले, 0 से 30 डिग्री के तक का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। इसके बाद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, या तो शीतोष्ण कह दो या उपोष्ण कह दो, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। और ये जो कटिबंध है ये इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, इसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। अभी मैं बताऊंगा कि ITCZ की अवधारणा कैसे निकलती है। ऐसा ही काम नीचे की तरफ करना है, यानी कि यहाँ वाला ये तो कहलाया है उष्ण कटिबंध। मैंने क्या बताया, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर वर्ष भर जो है गर्मी लगातार अपना प्रकाश डालता रहता है, गर्मी डालता रहता है, इसलिए इसका ये जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र। तो यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो इलाका है ये क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंध कहलाएगा। इसके बाद ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये वाला भी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि 30 से लेकर के 60 के बीच का, 30 से लेकर के 60 के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण कह दो, उपोष्ण कह दो, मतलब दोनों का मिक्सचर। और ये जो इलाका है ये कहलाता है शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, ये हमारा वर्गीकरण हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, इन कटिबंधों में पवन चलती है आपस में, हवाएं तो चलेगी ना, तो हवाएं एक जगह से दूसरी जगह हवाओं का एक नियमित रूप से चलना होता है। मानकर चलो कुछ चीजें को, हर चीज में अगर अपन यहाँ पर विज्ञान की तरह पहुंचने लग जाएंगे ना, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा और हमारा जो काम है, जो लक्ष्य हमारा है, वहां तक अपन नहीं पहुंच पाते। इसमें अपन बहुत ज्यादा उलझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अभी मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि ज्यादा नहीं उलझे, जैसे हम कंसेप्ट पढ़ते जाएं वैसे वैसे करते जाए। मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक एक चीज को खोदते रहने से क्या होता है, अपन खुद उसके अंदर फंसते जाते हैं, हमारा कंसेप्ट आगे जाकर खुद ही फंस जाता है। तो हमारा यहाँ प्रयास क्या रहेगा, अपन चीजों को इजी वे में लेते चले, ज्यादा हमको यहाँ पर इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं रहे। ठीक है, पहला काम हमने क्या किया, पृथ्वी बनाई। ये अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मानसून से लेना देना नहीं है। ITCZ क्या होता है, मैं इसको चाहता तो आपको दो लाइन बोलकर खत्म कर देता, लेकिन हमें समझना है। सबसे पहले हमने पृथ्वी बनाई, भूमध्य रेखा बनाई, हमने इसको 30 डिग्री की लाइन खींची, 60 डिग्री की खींची, और 90 वाली अपना आप है। हमें कितने बॉक्स बन गए, एक बॉक्स बना, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, ऐसे ही 3 बॉक्स नीचे बने, कुल मिलाकर पृथ्वी पर 6 बॉक्स बन गए। ठीक है, और प्रकार कितने हो गए, 3। कौन सा प्रकार, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और शीत प्रकार बन गए 3, बॉक्स कितने बन गए, 6। इन बॉक्सों में ये क्या कहलाते हैं, कटिबंध कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये बॉक्स क्या कहलाते हैं, ये बॉक्स ही कटिबंध कहलाते हैं। ये वाला बॉक्स क्या है, उष्ण कटिबंध, ये वाला बॉक्स क्या है, उपोष्ण कटिबंध, ये वाला बॉक्स क्या है, शीत कटिबंध। ये कटिबंध कहलाते हैं। अब पवन जो होती है उसका काम है चलना। पवन का काम क्या है, वायु, हवा, इसका काम क्या है, चलना। ये बहेगी, इसके चलने का नियम मैंने आपको बता रखा है। ये हमेशा कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, मतलब सर्दी से, ठंडे से गर्म वाले स्थान की ओर। देसी भाषा में क्या समझो, हवा हमेशा ठंडी से गर्म वाली जगह की ओर चलेगी। ठीक है, हमको इतना पता है कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर तो पूरी साल सूर्य की किरणें तेज पड़ती है, मतलब लगातार सूर्य की किरणें पड़ती रहती है। हमें पता है कि भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा जो है, इस भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र तो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, गर्म क्षेत्र रहेगा। मैं फालतू चीजें मिटा रहा हूँ ताकि हमको अजीब ना लगे ये वाला। ये हमें इतना पता है कि हवा जो है, पवन जो है, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा ठंडी वाली जगह से गर्म वाली जगह से, या फिर कम गर्म जगह से अधिक गर्म जगह की ओर चलती है। यहां भी वही काम होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहां से इधर कोई पवन नहीं चलेगी, पवन चलेगी इस तरफ से इस तरफ, मतलब कि
यहाँ 30 डिग्री वाली जगह है ना, इस लाइन से इस लाइन से और इस लाइन से पवन चलेगी इस तरफ, ठीक है, और इस वाली लाइन से पवन चलेगी इस तरफ। भाई हवा के चलने का सीधा सा नियम है, हवा हमेशा क्या करेगी, ठंडी वाली जगह से गर्म वाली जगह की ओर चलेगी, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मतलब कि ये 30 डिग्री वाला जो अक्षांश है ना, ये उच्च दाब का क्षेत्र है। मैं इसको एचपी लिख रहा हूं, हाई प्रेशर। क्या लिख रहा हूं? एचपी लिख रहा हूं। ये जगह हमेशा क्या रहेगी, एलपी रहेगी, ये जगह क्या रहेगी, एचपी रहेगी, ठीक है। तो हमेशा पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो ये पवन इस तरफ चली और उत्तरी गोलार्ध से इधर की तरफ चली। ये जगह हमारा भूमध्य रेखा की जगह। लेकिन जैसे मैंने तीर के निशान बनाए हैं, ये निशान वैसे नहीं रहते। मतलब अभी इसकी देखूं, अगर अपन देखें तो हवा की दिशा कैसे होनी चाहिए, इधर से इधर, मतलब कि उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, नीचे वाली की दक्षिण से उत्तर होनी चाहिए। लेकिन इन हवाओं की दिशा ऐसी नहीं होती। एक नियम आया, फेरेल का नियम। उस नियम ने क्या कहा, ये जो हवाएं है ना, ये जो हवाएं चलती है, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में तो अपने रास्ते से कैसी हो जाती है, अपने रास्ते से दाएं मुड़ जाती है। और ये दक्षिणी गोलार्ध वाली जो हवाएं हैं, ये अपने रास्ते से कैसे मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। ऐसा इन्होंने बताया। मतलब कि इधर तो क्या हो गया क्लॉकवाइज, इधर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब यहां से जो पवन इस तरफ चलनी थी, उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, वो यू ना चल करके कैसी हो जाएगी, उसकी दिशा यू हो जाएगी। यहां ये इस वाले ये पवने जो है सीधी ना आकर, ये सीधी आनी चाहिए थी इनको, हिसाब तो कहता है कि सीधी आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद घूमती है, उसकी वजह से ये पवने जो है क्या हो गई, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण ना होकर क्या हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। इस तरह से मुड़ जाएगा, यूं मुड़ जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं होती। इनकी दिशा क्या हो जाती है, यूं। मतलब कहने का मतलब ये जो पवन है, उत्तरी गोलार्ध वाली पवन जो है, वो अपने पथ में कैसी हो जाएगी, दाईं तरफ मुड़ जाएगी। देखो मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं इस हाथ को यूं लेकर के आऊं तो इधर तो मानो उत्तर दिशा है, इधर मानो दक्षिण दिशा है। ये 30 डिग्री है और ये मानो कि 0 डिग्री है। तो मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा हूं, सिंपल तरीके से आऊं तो ठीक है। मैं अगर ऐसे आऊं तो ये कौन सा हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन फेरेल का नियम क्या कहता है कि ये जो पवने आई, ये अपने पथ पे उत्तरी गोलार्ध में, किधर, उत्तरी गोलार्ध में जब तक है, ये उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ से क्या हो जाएगी, दाईं तरफ मुड़ जाएगी। ये पवने अपने, जिस मान लो ये पवन आ रही है, ये उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ से दाईं तरफ मुड़ जाएगी। दाईं तरफ यूं मुड़ेगी ना, मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मैं अपने हाथ को दाईं तरफ मोड़ रहा हूं। इसका मतलब ऐसे ही ये पवने, इनको आना तो यूं सीधा था, लेकिन ये क्या हो गई, दाईं तरफ मुड़ गई। और इन पवनों की दिशा ऐसी है, परमानेंट, ऐसा ही इनका नियम हो गया। तो ये कारण क्या है इसके पीछे, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन करना। 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है पृथ्वी का जो घूर्णन है, वो खुद इनको जो है इस तरफ झुका देता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने नियम क्या बना, ये जो पवने हमने, हमें पता है कि एचपी से एलपी की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब कि 30 डिग्री अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश की ओर जो पवन आ रही है, जो हवा आ रही है, वो अपने पथ से थोड़ी सी घूमती है, इसकी दिशा ऐसी हो जाती है। कुल मिलाकर हमको क्या समझ में आया, इधर से इधर जो हवाएं चलती है ना, ये यूं चलती है, कोई बात नहीं, चलने दो। इनकी दिशा क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व। तो पहले क्या होनी क्या थी, उत्तर से, लेकिन ऐसी नहीं होती दिशा। इनकी वास्तव में कैसी होती है, उत्तर पूर्व, और यही परमानेंट है, हमको यही याद रखनी है। तो हमें क्या समझ में आया अब तक कि इस गोलार्ध पर जो है, उत्तरी गोलार्ध में हमको जो ऊपर की तरफ से, मतलब 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ पवन चलती है, उस पवन की दिशा इस तरह से मुड़ जाएगी, मतलब इस तरह दिशा से पवन आएगी। इन पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवन। इन पवनों को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन। इन पवनों को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने। और उत्तरी पूर्वी दिशा है तो अपन क्या कहेंगे,
उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रेड विंड। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको? TRADEVIND, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। इसका मतलब समझ में आया, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर मतलब भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? उनके हम व्यापारिक पवने कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ से आती है उनको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। अब ऐसा ही काम क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध की पवनों का होगा। यहां से भी पवने, वही नियम तो वही है ना, 30 डिग्री से HP से LP की ओर पवन का जाना, तो वही काम यहाँ। ये पवने भी चाहेगी कि हम सीधी सीधी चले जाए, लेकिन इनके पिताजी का राज तो है नहीं, इन्हें भी क्या होगा? मुड़ना पड़ेगा। इनका नियम क्या है? देखो, वो तो मुड़ गई दाईं तरफ, ये किधर मुड़ेगी? ये मुड़ेगी बाईं तरफ। वो तो मुड़ गई थी दाईं तरफ, ये किधर मुड़ेगी? इनकी दिशा क्या है? इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये दिशा ये यूं चल रही है, लेकिन इन्हें भी क्या होगा? अपने पथ से इन्हें बाईं ओर मुड़ना होगा। दय को दय मत करना, दक्षिण को दाईं ओर नहीं मुड़ना। दक्षिणी गोलार्ध वाली पवने जो होगी, इन्हें जो है, इन्हें अपने पथ से किधर मुड़ना होगा? इन्हें बाईं तरफ मुड़ना होगा। तो बाईं तरफ यूं हो जाती, मतलब कि ये पवने, इनको चलना तो यूं था, इन्हें ये कैसे मुड़ जाएगी? इनकी दिशा कैसी हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी। इन सब की दिशा कैसे हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चलना कैसे था? ऐसे था, लेकिन यूं मुड़ेगी। ये सब कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण होता है। इन पवनों की दिशा में परिवर्तन जो है ना, ये सीधी ना चल करके अपने पथ से दाएं और बाएं मुड़ जाती है। इसके पीछे कारण किसका है? कोरियोलिस बल प्रभाव होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ये बल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है। ये सब चीजें मैं जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, कोरियोलिस बल क्या होता है, वो सब बातें। फिलहाल अपना मकसद है ITCZ को समझना, अभी हम उसकी तरफ पहुंचने वाले ही हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे क्लियर हुई कि इन वाले अक्षांशों से इस तरफ जो है विषुवत रेखा की ओर जो पवने चलती है उन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। ये पवनों की दिशा, उत्तर से आने वाली पवनों की दिशा तो क्या होती है? उत्तर पूर्व होती है। और जो दक्षिण से आ रही है इनकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। तो इन पवनों की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व। तो इन्हें क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। इनका भी नाम क्या है? व्यापारिक पवन ही है। ये होगी व्यापारिक पवन। ठीक है, तो इन पवनों का नाम क्या है? दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने। उधर वाली पवनों का नाम क्या था? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने। ठीक है, ये पवने ये इधर चली और वो उधर से आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे की तरफ ही तो है ना। तो ये जहां मिलेगी, ये जहां एक दूसरे से मिलती है, उसी जगह को क्या बोलते हैं? ITCZ कहा जाता है। देखो अभिसरण हो रहा है, अंतर। अब देखो वापस वो शब्द अपने उसको हिंदी में लिखते हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब आपको ITCZ समझ में आना। ये पवने इधर से इधर चली, मतलब कि 30 डिग्री से विषुवत की ओर, थोड़ी टेढ़ी होकर चल रही है पर कोई बात नहीं, चल तो रही है। ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, ये भी 30 से 0 की ओर। इन दोनों प्रकार की पवनों के मिलने का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ITCZ कहलाता है। वापस अपन इसकी फुल फॉर्म पे जाए, अंत मतलब अंदर की तरफ, उष्ण मतलब ये भी उष्ण कटिबंध है, ये भी उष्ण कटिबंध है, तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब मैंने आपको बताया, मिलन बिंदु, मिलन की जगह। तो ये जो है, ये पवने, ये वाली पवने, ये वाली पवने, अब ये पवने क्या है? HP से लेकर के LP की ओर, ये भी HP से LP की ओर, मतलब कि यहां आकर के जब मिलती है तो ये गर्मी का क्षेत्र है। यानी कि ये जो जहां ये मिलेगी वो, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास मिलेगी, तो ये क्षेत्र जो होगा वो गर्म क्षेत्र होगा। ठीक है, यानी LP का निम्न दाब का क्षेत्र ये है, गर्मी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ITCZ कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ITCZ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र क्या कहलाता है? ITCZ कहलाता है। इतनी व्याख्या हमको करनी है। तो पहला काम हमको ये समझना था कि ITCZ क्या होता है। ये होता है ITCZ। इतना डिटेलिंग आपको
इंडियन ज्योग्राफी की किसी साधारण बुक में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सीधा अपन इतना जानते हैं कि आईटीसीजेड के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति में एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है, वो ऊपर खिसक जाता है, कैसे खिसकेगा वो भी बताऊंगा। अभी ये सिर्फ हमने इसको देखा है, अभी ये भारतीय मानसून में इसका योगदान हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हमने अब तक सिर्फ क्या पढ़ा है, ये आप इसको चित्र को बनाएं, एक बार इसको यू बनाएं, ज्यादा कचरा नहीं करें ताकि आपको समझ में आता रहे। ये सब हटा रहा हूं मैं, आप उतना बना के इसको याद करें। ये जो चीज है ये क्या है, आईटीसीजेड बात, ठीक है। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं आईटीसीजेड की। मैं इसको लिखा रहा हूं कि आईटीसीजेड अब क्या है, ठीक है। ये तो हमने समझा, अब मैं इसको परिभाषा आपको समझाने नोट्स के रूप में बात भी लिखा देता हूं ताकि हमको याद रहे। उत्तरी गोलार्ध व लिखिए, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड कहलाता है। क्या परिभाषा बनी, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये उत्तर वाला गोलार्ध है, ठीक है, ऊपर वाला ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, इनसे इन गोलार्धों से ये बीच में विषुवत रेखा है, ठीक है। इस विषुवत रेखा की ओर चलने वाली इन व्यापारिक पवनों का जो अभिसरण क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आईटीसीजेड कहलाता है। बाकी का मेरा पूरा चित्र मैंने जो जो बोला उसको आप रोक रोक करके आराम से सुने और उसको वहां पर लिखे, ताकि आपको आईटीसीजेड की अवधारणा समझ में आए कि आईटीसीजेड आखिर में होता क्या है, आईटीसीजेड को हमें किस तरह से समझ कर रखना है। तो ये एक आईटीसीजेड की अवधारणा हमारे सामने इस तरह से आई। बाकी की बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे तो मुझे लगेगा ठीक रहेगा, क्योंकि शायद ये मैं देखता हूँ कितना मिनट हुआ इस वीडियो को भी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते अपन, अभी बना सकते हैं 10-15 मिनट और बनाएंगे, टाइम है वीडियोस के अंदर। तो ये हमको आईटीसीजेड के संबंध में मालूम पड़ा कि आईटीसीजेड क्या हो। अब ये भारत के मानसून को किस तरह से सहायक कैसे, उत्पत्ति में सहायक कैसे, ठीक है, ये हमने आईटीसीजेड को समझा, ठीक है। और यहां आपको पता है कि भारत कहां पर है, ये अब अभी आईटीसीजेड कहां पर है, एक पट्टी बन गई। ये जो आईटीसीजेड है ना, मैं इसको काला कर रहा हूं, इनका जो अभिसरण क्षेत्र है वो कहां पर है, ये अभी इस वाली स्थिति में जो इनका अभिसरण क्षेत्र है वो कहां पर है, वो भूमध्य रेखा पर, सामान्य स्थिति में, ठीक है। सामान्य स्थिति में ये कहां होना चाहिए, इनका मिलन कहां होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक और ग्लोब बनाते हैं अपन, इस बार छोटा ही बना थोड़ा, पर ठीक है, अपने को काम निकालना इससे, सही बन रहा, दोबारा करते ठीक है, जो भी सही है। ये भूमध्य रेखा हुई। भारत आपको पता है कहाँ होगा, थोड़ा उस तरफ होगा, ये भारत, ठीक है। ये भूमध्य रेखा हम जानते हैं भाई, 0 डिग्री रेखा, भारत की शुरुआत 8 से होती है, तो बिल्कुल सही बनाया अपन ने, ठीक है। और वही वापस आपको 30 का अंदाजा है कहाँ पर होना चाहिए, 30 भारत के लगभग ऊपर से यहाँ पर 30 मान लेते हैं, ये 30 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। इसको 60 वाली मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी अपन क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री वाली मान लेते हैं, यहाँ पर 60 मान लेते हैं, 90 ही, ये एक अपने को अंदाजा है। यहाँ पर अभी लाइन खींचने से क्या है, खराब हो जाएगा, ठीक है, ये अपना अंदाजा है। और वो 23.5 पता है हमको, कर्क रेखा वाली, वो इससे थोड़ी सी नीचे, ये कर्क रेखा हो जाएगी, बनाएंगे नहीं, ठीक है। अब क्या है, अपने को मानसून के संबंध में बात करनी है। जनरली आईटीसीजेड कहाँ रहता है,
जनरली आईटीसीजेड कहाँ रहेगा? ये जो पट्टी है ना, ये जनरली क्या कहाँ रहेगी? ये देखो, मैं जो ब्लैक पट्टी बना रहा हूं, ये यहां रहनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सी जगह है? ये इस वाली साइड से भी हवाएं आएगी और इस वाली साइड से। इन हवाओं का ये मिलन बिंदु है, ठीक है, अभिसरण क्षेत्र है। इसे अपन बोलते हैं साधारणतः सामान्य समय का आईटीसीजेड। लेकिन क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी पड़ती है, मतलब कि सूर्य कैसे हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है। हमारे भारत में, हमारे इलाके में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी के दिन आते हैं, तो ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी ऊपर की ओर खिसक जाती है। अब आप कहोगे कैसे? ये पट्टी काल्पनिक है, कोई बिछाई नहीं है हमने। ये जो काली पट्टी है, जो आईटीसीजेड की पट्टी है, ठीक है, ये आईटीसीजेड की पट्टी जो है, ये आईटीसीजेड की पट्टी जो है, ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। क्यों होता है? गर्मियों में हमारे मई जून की गर्मी आती है ना, मतलब उस समय क्या होता है? सूर्य उत्तरायण की सर्वोच्च स्थिति पर होता है, मतलब 21 जून, अभी पीछे 21 जून गया, 21 जून की स्थिति क्या है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य को जितनी गर्मी तेज करनी थी, जितनी उसकी क्षमता थी, पूरी क्षमता की सर्वोच्च स्थिति जो है, हम कह सकते हैं कि वो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा तक पहुंच गया, मतलब उसकी उत्तरायण की सर्वोत्तम स्थिति थी। मतलब उत्तरायण, सूर्य की उत्तरायण का मतलब क्या होता है? सूर्य की ज्यादा प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर वाली साइड में, उत्तरी गोलार्ध में गिरेगा। तो ये जो भारत में मई जून, अप्रैल मई जून, ये जो गर्मी के दिन आते हैं, ये कौन से दिन है? ये वो दिन है जब हमारे स्थान पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा गिरता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा चमकता है। अब सूर्य अपनी गर्मी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गिराएगा, तो सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, ये जो आईटीसीजेड है, ये क्या होगा? ये अपनी स्थिति, मतलब कि ये आईटीसीजेड की आदर्श स्थिति कहां बन जाएगी? ये भारत वाली जगह पर अटक जाए, यानी ये भारतीय क्षेत्र वाली जगह जो होगी, उस पर क्या बन जाएगा? उस पर ये आईटीसीजेड पहुंच जाएगा। ये जो काली पट्टी मैंने बता रखी है, ये जो आईटीसीजेड है, ये कब होगा? ये आपके सितंबर के महीने में होगा, सितंबर और मार्च, ठीक है, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में ये आईटीसीजेड। लेकिन ये जो आईटीसीजेड है, ये मई जून के महीने में यहाँ पहुंच जाएगा, यानी जून वाला समय, आप इसको जून मान लो। जून में आईटीसीजेड कहाँ होता है? ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि आईटीसीजेड जो है वो एक जगह नहीं रहता। सामान्य दिनों में जब सूर्य, क्योंकि ये क्या है, ये थर्मल, एक तरह से अपना क्या हो जाएगा, थर्मल रेखा होगी। छोड़ो उन चीजों को, अपन ये अपने को समझना है कि आईटीसीजेड जो है ये 3 स्थितियों में रहता है। एक तो इसकी सितंबर वाली और मार्च वाली समय, मतलब जिसको अपन सामान्य स्थिति कहते हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, मार्च और सितंबर के समय, ठीक है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी स्थिति को तेज करता है, अपना प्रकाश तेज करता है, तो ये क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, नीचे की तरफ खिसक जाता है। अभी जो टाइम हुआ, ये कौन सा था? ये उत्तरायण का समय था, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के दिन थे। तो गर्मी के कारण क्या होता है, ये जो पट्टी हमने आईटीसीजेड यहाँ बीचों बीच हुआ करती थी, जो इस 0 डिग्री के आसपास हुआ करती थी, वो कहाँ चली गई? वो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ चली गई। मतलब कि यहाँ पर ये जो पट्टी, जो पहले 0 डिग्री के आसपास हुआ करती थी, ये पट्टिका सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जून के महीने में कहाँ चली जाती है? भारत वाले क्षेत्र के ऊपर ये पट्टी बन जाती है। मतलब ये सबसे गर्मी का क्षेत्र। अब देखो, इसको भूल जाओ, ये वही 30 डिग्री लाइन है, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री लाइन है, ठीक है। हवाओं का काम क्या है? हवाओं का काम है इस HP से 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ गति करना। तो यहां वाली हवाएं भी चलेगी, पर ये तो इससे ये कहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका आईटीसीजेड यहां जिनको प्रेम है इससे, ये इसको मिल जाएगा।
इधर वाली हवाओं को तो मिल जाएगा, उत्तरी पूर्व वाली हवाओं को तो समझना ही नहीं है, वो तो क्या हो जाती है, आते ही उनको आईटीसीजेड मिल जाएगा। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध से ये वाली हवाएं जो थी, इन हवाओं को अब क्या करना पड़ेगा, इन हवाओं को चल करके कहां जाना पड़ेगा, इन हवाओं को इस तरफ जाना पड़ेगा। अब जैसे ही ये इस उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, इनकी दिशा एक बार फिर चेंज हो जाएगी। अभी इनकी दिशा कैसी है, दक्षिणी पूर्व है। अभी इनकी दिशा कैसी है, जो पहले थी दक्षिणी पूर्व है। लेकिन हमने पढ़ा है ना, उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ से फिर एक बार इनको क्या होना पड़ता है, बाईं तरफ मतलब क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों को क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। तो दिशा कैसी हो जाएगी, इनकी दिशा यूं हो जाएगी। ये उत्तरी गोलार्ध में घुसते ही इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में पहुंचे यूं हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, पथ में थोड़ा विचलन हो जाएगा। वापस समझते हैं, गर्मी के दिन जब आते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वापस बना रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ कम आ रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आपको समझाऊं। ये ऐसा होता है, मानना पड़ेगा आपको फिलहाल, ये ऐसा होता है। क्यों होता है, सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध पर अपनी प्रकाश को ज्यादा करता है, तो मतलब सूर्य का प्रकाश है वो किधर खिसक गया, 21 जून वाली स्थिति में आ गया। मतलब उत्तरी भारत में ज्यादा गर्मी पड़ी, और उत्तरी भारत में ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण ये जो पट्टी पहले यहां बना करती थी पिछली वाले चित्र में, ये पट्टी अब कहां बनेगी, ये पट्टी अब ऊपर की तरफ बनेगी, मतलब ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। मतलब कि भारत वाले देखो, ये 0 डिग्री के आसपास है ना, भारत 8 डिग्री से शुरू हो जाता है, भारत वाली स्थिति पर ये पट्टी पहुंच जाएगी। ये हमारे हमने देखा कि मानचित्र में यहाँ हमने भारत बनाया, तो ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी का जो यहाँ बन रही थी, ये आईटीसीजेड जो यहाँ बन रहा था, ये आईटीसीजेड कहाँ खिसक जाता है, ये ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, ये यहाँ खिसक जाएगा, तो उत्तर पूर्वी जो पवने चलेगी वो तो अपने आप इससे मिल जाएगी। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध से, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी पवने जो चल रही थी, ये पवने आईटीसीजेड से मिलने को आतुर है, क्योंकि इनका अंतिम पॉइंट कहाँ होता है, ये आईटीसीजेड पर जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है, आईटीसीजेड अत्यधिक गर्मी का क्षेत्र है, और पवनों का नियम क्या है, वो उच्च दाब से मतलब ठंडी जगह से गर्मी वाली जगह की ओर जाएगी। तो इनको गर्मी वाली जगह कौन है, इनको ये आईटीसीजेड पुकारता है कि आ जाओ हम मेरे पास। लेकिन ये यहाँ से रवाना हुई, इनको यहाँ तो आईटीसीजेड अब मिला नहीं, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये इसकी खोज में इधर चली जाएगी। यहाँ तक तो ये इसकी दिशा क्या रही, ये वाली रही। लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया, इनकी दिशा क्या हो गई, मुड़ गई, इनकी दिशा मुड़ गई। और ये पवने यहां हमारा क्या है, हिंद महासागर है। और भाई जब हिंद महासागर के ऊपर से जाएगी तो खाली हाथ तो जाएगी नहीं, किसी से मिलने जा रही है, मतलब ये आईटीसीजेड से मिलने जा रही है। और रास्ते में इनको पानी मिल गया, तो ये पानी के घड़े भर करके ले जाएगी। यानी कि ये जो पवने थी दक्षिणी पूर्वी, ये कौन सी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जो है, ये क्या करेगी, ये अपने साथ पानी लेकर के जाएगी, और भारत के क्षेत्र पर जो इनका प्रियतम बैठा है आईटीसीजेड, यहाँ पर जाकर के पानी के घड़े गिरा देगी। मतलब भारत के क्षेत्र में आईटीसीजेड बना हुआ रहता है। उस आईटीसीजेड से मिलने के लिए दक्षिणी पूर्वी पवने, पहले तो कहाँ मिलता था, पहले इनको यहीं पर मिल जाता था, तब उसको भारत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन गर्मी वाले दिनों में क्या करता है, ये आईटीसीजेड की पट्टी जो है ये ऊपर की ओर खिसक जाती है। मतलब अब ये गर्मी वाले दिनों में, जून वाले समय में, ये आईटीसीजेड की पट्टी कहाँ पहुंच गई, यही पट्टी है, तो यहाँ पर गहरी बन से मोटी बना दी या छोटी, एक ही बात है। ये पट्टी कहाँ पहुंच गई, ये ऊपर की ओर पहुंच गई, मतलब कि भारत के मानचित्र वाली जगह पर ये पहुंच गई। तो ये इनको तो मिलना है, इससे इन व्यापारिक पवनों को तो अपने आईटीसीजेड से मिलना है। तो ये पवने कहाँ तक पहुंच जाती है, ये ऐसे निकलते गए, इधर से यूं गई, यहाँ इनकी दिशा बदल गई, अब कैसी हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये इस तरह। और यहाँ अपना अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, इससे पानी लेकर के भारत में प्रवेश करती है और भारत में बारिश कर देती है। यहाँ इसको, यहाँ देखो, यहाँ क्या थी, दक्षिणी पूर्वी थी, लेकिन यहाँ दिशा क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में जो बारिश का सीजन अभी चल रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्यों बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून इसको, क्योंकि उन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की
दिशा भारत में क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। तो सवाल बहुत सारे बन जाएंगे। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून जुलाई के समय में आता है, ये किन पवनों के कारण आता है? सवाल बन गया। भारत में जून जुलाई के समय होने वाली बारिश या आने वाला मानसून किस प्रकार की पवनों के कारण आता है? आपके सामने ऑप्शन में दिखा होगा उत्तरी पूर्वी पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। ऑप्शन बी होगा पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ पवने, ठीक है। ऑप्शन सी साधारण पवन, कुछ भी दे देगा। ऑप्शन डी क्या देगा, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, और वो डी सही होगा क्योंकि यही तो पवने हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध की पवन, देखो उत्तरी गोलार्ध में बारिश करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से पवनों को आना पड़ रहा है, क्योंकि इधर ये एचपी वाली जगह पर थी, इनको एलपी की तरफ जाना था, और ये एलपी वाला जो इनका आईटीसीजेड था वो ऊपर की ओर खिसक गया, इसलिए इन पवनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ी। और अंततः भारत वाले क्षेत्र पर, पाकिस्तान वगैरह सारे आ जाते हैं, इस वाले क्षेत्र पर ये पवने बारिश ऊपर जाके फिर इनका संग्रहण होता है, फिर भारत के क्षेत्र पर बारिश हो जाती है। ये आईटीसीजेड की बारिश करने की अवधारणा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लैंग्वेज मैं चाहूंगा कि अगले वीडियो में आपको इसकी एक लैंग्वेज लिखा दूं, पर मेरे हिसाब से लैंग्वेज की आवश्यकता आपको पढ़नी नहीं चाहिए, आपको साधारण से समझना, ठीक है। तो ये आईटीसीजेड की अवधारणा हुई। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो मेरी आवाज को एक रोक के आराम से सुन के उनको आप शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आईटीसीजेड की अवधारणा हुई। यहाँ आकर ये पवने बारिश कर देती है। वीडियो अब लंबा हो गया है तो मैं इसको यहाँ रोकूंगा। अगले वीडियो में फिर अपन इसको लिखने का प्रयास भी कर लेंगे, ताकि सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाए, आपके नोट्स भी बन जाए और चीज़ें आपको समझ भी अच्छी तरीके से आ जाए। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और